वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th का मेटल्स और नॉन मेटल्स का लास्ट पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को देखते हैं आगे। ओके देखिए ध्यान से कि रिफाइनिंग जो है मेटल का कैसे किया जाता है। अभी तक हम एक्सट्रैक्शन कर रहे थे सारे मेटल्स का, राइट। लाइन बाय लाइन देखेंगे, ईजिली देखेंगे, आराम से देखेंगे। देखिए द मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। अभी तक जो भी हम बहुत सारे रिडक्शन प्रोसेस किए, उस रिडक्शन प्रोसेस में हमने क्या किया, मेटल का एक्सट्रैक्शन किया, है ना। यूजुअली कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज़। जनरली उसमें रिडक्शन में जो हमको मेटल मिला उसके अंदर साधारण तौर पे कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ रहता है, राइट। तो ये इम्प्योर हुआ वो। प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल, तो ये जो प्रोसेस है प्यूरिफाई करने का इम्प्योर मेटल्स को, उसी को रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। इसका मतलब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। रिफाइनिंग कहो या प्यूरिफिकेशन, यानी मेटल्स को साफ करना, शुद्ध करना, राइट। द मेथड टू बी यूज फॉर रिफाइनिंग एन इम्प्योर मेटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल। ये जो मेटल को हम लोग रिफाइनिंग करेंगे, इम्प्योर मेटल को, डिपेंड करता है कि नेचर मेटल का कैसा है, एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़, और मतलब उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है, वो कैसा है, राइट, प्रेजेंट इन इट। डिफरेंट रिफाइनिंग मेथड्स आर यूज फॉर डिफरेंट मेटल्स। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग रिफाइनिंग मेथड का यूज़ करेंगे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वाइडली यूज मेथड जो है रिफाइनिंग का इम्प्योर मेटल्स को इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड जो है रिफाइन करने के लिए किसको, मेटल्स को, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? देखिए लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा रिफाइनिंग करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट लगाना, राइट। देखिए ध्यान से, इजी है। मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस। मैनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टीन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब रिफाइंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिकली, है ना। तो ये सब मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइटिकली हम लोग क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, यानी प्यूरिफाइंग करेंगे, राइट। देखिएगा ध्यान से, फॉर रिफाइनिंग एन इम्प्योर मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम लोग इम्प्योर मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस से रिफाइनिंग करेंगे तो क्या होगा। ए थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। एक मोटा सा मेटल ब्लॉक ले लेंगे जो कि इम्प्योर है, जो मेटल को हम प्योर करना चाहते हैं उसी का मेटल ब्लॉक ले लेंगे और उसको एनोड बना देंगे। और एनोड जानते हो, कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, राइट। चलिए, एक पतला सा स्ट्रिप जो है प्योर मेटल का इज मेड कैथोड। उसी प्योर मेटल का हम लोग क्या करेंगे, एक पतला सा स्ट्रिप लेके कैथोड बना देंगे। तो ये निगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ले लेंगे, राइट। मेटल जिसको रिफाइन करना है, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड, जिस मेटल को रिफाइन करना है, इज टेकन इन इलेक्ट्रोलाइट, उसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ले लेंगे, राइट। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या होगा। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इम्प्योर मेटल डिजॉल्व फ्रॉम द एनोड। इम्प्योर मेटल्स डिजॉल्व्स, घुलने लगेगा, फ्रॉम द एनोड से, एंड गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। एंड प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का जो प्योर मेटल है डिपोजिट होने लगेगा कैथोड पे। किस पे? कैथोड पे। तो क्या हम लोग अभी कहें कि जो है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो इम्प्योर मेटल होगा डिजॉल्व हो जाएगा एनोड से और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला जाएगा। प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल कहाँ से? इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा। सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट रहता है इम्प्योर मेटल में, वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, जबकि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम ऑफ द एनोड के, राइट। जिसको एनोड मड कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड मड। वी विल नाउ टेक एन एग्जाम्पल टू मेक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब हम एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, है ना, मेटल्स का, ज़्यादा समझ में आएगा। लेट अस डिस्क्राइब द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल बाय दिस मेथड। चलो कॉपर मेटल का रिफाइनिंग करते हैं इस मेथड से, राइट। देखना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने जा रहे हैं। द apparatus यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हैज़ बीन शोन इन फिगर 83। फिगर 83 में दिखाया गया है कॉपर का रिफाइनिंग हो रहा है। apparatus कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, राइट। कंटेनिंग एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिसके अंदर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, राइट। एज इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया गया है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको मिक्स करके एसिडिफाइड किया गया, राइट। एसिडिफाइड मतलब एसिड के साथ मिक्स करके एक मोटा सा ब्लॉक जो है इम्प्योर कॉपर मेटल का एनोड बनाया गया है,
right? Yes, sir. It is connected to the positive of the battery, है ना. And thin strip of pure copper metal is committed of cathode. cathode का बना नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है. जब इलेक्ट्रिक करंट पास किए है ना, Yes, sir. तो इम्प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड से इम्प्योर कॉपर है ना, क्योंकि इम्प्योर था ना, हाँ. गोज इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में चला जाएगा, राइट. Yes. CO2 है ना. एंड प्योर कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिपोजिट ऑन कैथोड. ये जो है डिपोजिट होने लगा, देखो यहाँ से प्योर जो है ये डिपोजिट होने लगा कैथोड पे, राइट. Yes. तो प्योर कॉपर मेटल इज प्रोड्यूस्ड ऑन कैथोड. तो प्योर कॉपर मेटल कैथोड पे जम जाएगा. प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट. Yes, sir. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है सॉल्यूशन में आ जाएगा, सॉल्युबल से मिल जाएगा. Yes, sir. वेर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जिसको कहेंगे कलेक्ट बिलो द एनोड. एनोड के नीचे कलेक्ट हो गया एनोड मड के रूप में, राइट. Yes, sir. फिगरेटिव थ्री में एक्सप्लेनेशन. कॉपर सल्फेट CuSO4 कंटेन करता है CO2 प्लस सल्फेट आयंस SO4 2 माइनस. जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तो फ्लोइंग रिएक्शन होगा. क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज कॉपर CO2 प्लस फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गो इनटू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा. ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव के पास चला जाएगा. Yes, sir. एंड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड गेट रिड्यूस टू कॉपर एटम्स. और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाके Cu बना लेगा. क्या बना लेगा? कॉपर आइटम. कैथोड पे देखो CO2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया कॉपर बन गया. कोई दिक्कत? नो सर. देखिए ध्यान से, ये कॉपर एटम्स डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पे, प्योर कॉपर मेटल देगा, है ना. कॉपर एटम्स ऑफ द इम्प्योर एनोड लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू द एनोड एंड फॉर्म कॉपर आयंस CO2 प्लस विच गो इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. दिस रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन दिस चार्ज ऑफ CuSO4 माइनस. फिर कहता है कि कॉपर एटम्स जो है इम्प्योर एनोड का लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. Yes, sir. ईच टू एनोड को देगा, है ना. हाँ. ईच टू एनोड से एंड फॉर्म कॉपर आयन CO2 प्लस बनाएगा, राइट. हाँ. कोई दिक्कत? नो सर. विच गो इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. जो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, राइट. Yes, sir. भाई इसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है. SO4 2 माइनस को एनोड पे देख लीजिए, कॉपर है, हाँ. 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया इसका, Yes, sir. ठीक है ना. इसमें 2 जुड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस कर दी. CO2 प्लस बना लेगा. Yes, sir. इस तरीक़ा से कॉपर आयंस टेकन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर आयंस जो लिया गया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कैथोड पे एंड पुट इनटू द सोल्यूशन एट एनोड, और डाला गया है सोल्यूशन में एनोड के ऊपर, राइट. एज द प्रोसेस गो ऑन, जैसे प्रोसेस जाएगा तो इम्प्योर एनोड बिकम्स थिनर. धीरे धीरे ये जो इम्प्योर है ये पतला होते जाएगा और ये मोटा हो जाएगा. एंड थिनर पतला और पतला होते जाएगा. वेयर प्योर कैथोड थिकर एंड थिकर मोटा होते जाएगा ये, ठीक है. Yes. दस प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड. तो कैथोड पे प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा. अब हम डिस्कस करेंगे क्या होगा टू द मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर. इम्प्योर कॉपर के अंदर जो मेटल इम्प्योरिटीज़ है जैसे क्रूड कॉपर कहते हैं उसको, उसका क्या होगा? विच इज़ बीइंग रिफाइंड. इसको रिफाइन करते हैं तो मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन इम्प्योर कॉपर कैन आइदर बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव. तो कहता है मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट रहता है इम्प्योर कॉपर में वो तो ज़्यादा रिएक्टिव भी हो सकता है और कम रिएक्टिव भी हो सकता है. नाउ द मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन प्रेजेंट इन इम्प्योर कॉपर. अगर मान लीजिए ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे कि आयरन प्रेजेंट है इम्प्योर कॉपर में, पास इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एंड रिमेन देयर. इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में पास हो जाएगा और वहीं रह जाएगा, राइट. ऑन द अदर हैंड अगर लेस रिएक्टिव मेटल्स है जैसे गोल्ड और सिल्वर प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक, उसके बॉटम में जाके रुक जाएगा. एट द एनोड इन द फॉर्म एनोड मड के रूप में. गोल्ड और सिल्वर मेटल्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एनोड मड. उससे निकाल लोगे गोल्ड और सिल्वर. दस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेटल्स का सर्व्स 2 पर्पस. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने का क्या काम है? 2 काम है, 2 पर्पस है. इट रिफाइंस, ये प्यूरीफाई करता है मेटल, जिस मेटल को आप चाहते हैं उसको. इट इनेबल्स टू रिकवर द अदर वैल्यूएबल. इसके अलावा जो और भी वैल्यूएबल मेटल्स है जैसे गोल्ड सिल्वर ये सब भी जो है, सुनो तो कहता है कि आप इसके अलावा जो दूसरा भी वैल्यूएबल मेटल्स है उसको भी रिकवर कर सकते हैं, नहीं. Yes, sir. जो इम्प्योरिटीज के रूप में रहते हैं मेटल बीइंग रिफाइंड. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन से क्या हम बता सकते हैं, जब एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल्स को सेवरल स्टेप करेंगे, इन्वॉल्व होता है इसके प्रोडक्शन में, राइट. प्योर मेटल्स का नेचुरली अकरिंग ओर्स के रूप में, राइट. अगर नेचुरली अकरिंग ओर्स है उससे मेटल्स निकालते हैं तो बहुत सारा प्रोसेस है. Yes. समरी ऑफ द वेरियस स्टेप्स. ये जो स्टेप्स है जो अलग अलग स्टेप करते हैं प्यूरीफाइंग करने में, जो इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्शन में किसका? प्योर मेटल्स का. उसके ओर से वो दिया गया है, देखिए ध्यान से. ये जो पिक्चर शो करता है इम्प्योर कॉपर एनोड, है ना. इम्प्योर कॉपर एनोड बीइंग ट्रांसफर्ड टू एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक फॉर रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन. कितना बड़ा है ये टैंक में डाला, हाँ ये पूरा डाला जाएगा. कॉपर एनोड्स है ना. इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में डाला जाएगा इसको. बहुत बड़े लेवल पर होता है ना. चलिए और होता है. अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, देखो ध्यान से.
कंसनट्रेटेड और हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर करा देंगे, मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड का प्योर मेटल बन जाएगा। हाई रिएक्टिव क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे, टाइट बन जाता है, राइट। उसके मोल्टन ओर को, यानी मोल्टन क्लोराइड हो या ऑक्साइड हो, उसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए, बन जाएगा। अगर मॉडरेटली रिएक्टिव है तो उसमें दो होता है, कार्बोनेट ओर होता है, एक सल्फाइड ओर होता है। कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं, तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। अब मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बन या एल्युमिनियम के साथ, तो इम्प्योर मेटल बना। अब इम्प्योर मेटल को रिफाइनिंग किए तो प्योर मेटल बना, राइट। दिक्कत? अब देखिए, कंसनट्रेट और लेस रिएक्टिव का रहता है तो सल्फाइड और मिलता है, उससे रोस्टिंग कराते थे, इम्प्योर मेटल मिलता है, फिर रिफाइनिंग करते हैं, प्योर मेटल मिलता है, राइट। ये प्रोसेस है, कोई दिक्कत? देखिए, प्लीज़ नोट दैट इफ़ एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कोई ओर देता है कार्बन डाइऑक्साइड हीट करने पर, और ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड, या डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीटमेंट के बाद अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इट विल बी अ कार्बोनेट ओर, तो पक्का वो कार्बोनेट ओर होगा, राइट। ऑन द अदर हैंड इफ़ एन ओर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, अगर कोई और सल्फर डाइऑक्साइड देता है हीट करने पर, तो पक्का वो सल्फाइड ओर होगा। और इफ़ और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देता है H2S, किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो पक्का एक सल्फाइड ओर होगा, राइट। कोई दिक्कत? अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने कोरोजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोरोजन। क्या होता है? अगर एक मेटल रिएक्टिव है तो उसका सरफेस अटैक हो जाता है धीरे धीरे एयर या वाटर में जो मौजूद रहता है मॉइस्चर, उससे एटमॉस्फेयर में, राइट। एटमॉस्फेयर में अगर कोई मेटल को छोड़ दोगे, है ना, रिएक्टिव है वो, तो वाटर और एयर के साथ कॉम्बिनेशन करके, यानी रिएक्शन करके वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है, राइट। द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर का ऑक्सीजन से, वाटर वेपर से, एयर में जो मौजूद रहता है, फॉर्म करता है एक कंपाउंड, अपने सरफेस से बना लेता है, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स टार्निशेस द मेटल, ये जो फॉर्मेशन करता है ये कंपाउंड, ये मेटल को टार्निश कर देता है, यानी उसका बर्बाद कर देता है, उसके कलर को डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है, जंग लगा देता है, राइट। दैट इज इट मेक्स सरफेस ऑफ मेटल अपीयर डल, यानी उसके सरफेस को डल बना देता है, राइट, इस तरह से, राइट। द कंपाउंड्स फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल्स आर यूजुअली पोरस, ये जो कंपाउंड बनता है इसके सरफेस से पोरस होता है, भंगुर होता है, रगड़ के रगड़ा जाएगा, राइट। ग्रेजुअली फॉल ऑफ, और धीरे धीरे गिरने लगता है सरफेस ऑफ द मेटल से, राइट। एंड देन मेटल अंडरनेथ अटैक्ड बाय एन एयर एंड वाटर, और हम लोग कहते हैं कि मेटल जो है एयर और वाटर के अटैक से खत्म हो गया। दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, ये प्रोसेस हमेशा होते रहता है बाबू, ठीक है ना। इन दिस वे, इस तरीक़ा से एक्शन जो है एयर और वाटर का धीरे धीरे खा जाता है पूरे होल मेटल को। कुछ जगह पे स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया में देयर आर सम एसिडिक गैस, वहाँ एसिडिक गैस होता है एयर में, विच मिक्स विथ रेन वाटर, जो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और फॉर्म करता है केमिकल्स, जैसे कि एसिड्स होता है, राइट। ये एसिड्स भी अटैक करता है सरफेस ऑफ मेटल के और खा जाता है उनको धीरे धीरे, राइट। वी कैन नॉट डिफाइन कोरोजन को, अब हम डिफाइन करते हैं। द ईटिंग ऑफ मेटल्स, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, मेटल का खाना, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन, राइट। उसके सरफेस पे मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स के अटैक से सरफेस जो खत्म हो जाता है कोरोजन कहलाता है। ज़्यादातर मेटल कोरोड होता है जब वो उसको एक्सपोज कर दोगे, छोड़ दोगे डैम्प एयर में, मॉइस्चर वाला एयर में, राइट। एग्जाम्पल, आयरन मेटल्स क्रोड व्हेन इट इज केप्ट इन डैम्प एयर, आयरन मेटल क्रोड का डैम्प एयर में छोड़ोगे कंसिडरेबल कुछ समय के लिए। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन डैम्प एयर, जब कोई आयरन से बना सामान को छोड़ दोगे लंबे समय के लिए, देन ए रेड ब्राउन सब्सटेंस, जिसको रस्ट कहते हैं, उसके सरफेस पे फॉर्म हो जाता है। रस्ट सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, एंड ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ हो जाता है आयरन के सरफेस से, और आयरन जो है स्टार्ट कोरोडिंग सरना शुरू हो जाता है। दस कोरोजन जो है आयरन का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है विच अल्टीमेटली इट्स अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट, तो पूरा आयरन ऑब्जेक्ट को खा जाता है। द कोरोजन ऑफ मेटल्स इज हाईली अनडिजायरेबल प्रोसेस, ये अनडिजायरेबल प्रोसेस है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल्स इज लॉस्ट एवरी ईयर, हर लार्ज अमाउंट जो लॉस्ट मत मेटल का है, हर साल बहुत सारा जो लोहा को इसी तरह से नुकसान होता है, राइट। इन जनरल द मोर रिएक्टिव मेटल इज द मोर रियडली इट कोरोड्स, कह सकते हैं साधारण तौर पे जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ज़्यादा वो कोरोड करता है, राइट। देखिएगा ध्यान से, कोरोजन जो है आयरन का, इसको रस्टिंग कहते हैं। ऐसे सब मेटल को कोरोजन कहते हैं, लेकिन आयरन के लिए नाम दिया गया स्पेशल रस्टिंग, वाइल द अदर मेटल्स को कोरोड कहते हैं। आयरन मेटल्स इज सेड टू रस्ट, ठीक है। इनफैक्ट ज़्यादातर एग्जाम्पल जो है कोरोजन का विच वी केम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ आर ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन, ज़्यादातर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन का ही देखोगे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एक्चुअली द मोस्ट ट्रबलसम एंड डैमेजिंग फॉर्म ऑफ कोरोजन, सबसे परेशान करने वाला और डैमेजिंग फॉर्म है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन को और कैसे उसको रोक सकते हैं डिटेल में, राइट। देखिएगा,
जब कोई आयरन ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे डैम्प एयर में यानी वाटर के वाले एयर में यानी मॉइस्चर में लंबे समय के लिए, इट गेट्स कवर्ड विद ए रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जिसको रस्ट कहते हैं, उससे वो ढक जाता है, राइट। इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ एयर में एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर जो फॉर्म करता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बना लेता है उसके ऊपर, राइट। Fe2O3XH2O, राइट। दिस इज हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट, ठीक है ना। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रस्ट जो है मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है Fe2O3XH2। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एक्स वेरीज, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। रस्ट एक रेड ब्राउन कलर में होता है, कैसा होता है, रेड ब्राउन। अब हम देखेंगे सिंस सारे आयरन नेल्स को, स्क्रूज को, पाइप को, रेलिंग्स को कवर्ड विथ रेड ब्राउन रस्ट हियर एंड देयर, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ नॉट ओनली द आयरन, सिर्फ आयरन नहीं, विच रस्ट जो रस्ट करता है, इवन द स्टील रस्ट ऑन बीइंग एक्सपोज टू डैम्प एयर, स्टील भी रस्ट कर जाएगा डैम्प एयर में छोड़ दीजिएगा तो, राइट। बट स्टिल रस्ट लेस रीडली देना है, लेकिन ये लेस रीडली मतलब ज़्यादा तेज़ी से रस्ट नहीं करता है। वी विल नॉट डिस्क्राइब, हम कंडीशन डिस्क्राइब करेंगे जो नेसेसरी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। देखिए कंडीशंस नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कोरोजन ऑफ आयरन, वो दोनों चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। दो कंडीशन जरूरी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे आयरन रस्ट करता है जब उसको डैम्प एयर में रखोगे, वाटर के प्रेजेंस में ना हो, डैम्प एयर यानी मॉइस्ट, उसके अंदर भी वाटर वेपर रहता है, राइट। तो डैम्प एयर अलोन अकेला सप्लाई करता है दोनों चीज़। डैम्प एयर में क्या रहता है, हवा भी रहता है और मॉइस्चर भी रहता है, एयर एंड वाटर दोनों, तो इसलिए डैम्प एयर डेंजरस है, रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, वो दोनों देता है। अगेन ऑर्डिनरी वाटर हैज़ ऑलवेज सम एयर, ऑर्डिनरी वाटर के अंदर भी तो कुछ न कुछ हवा रहता है अंदर में डिजॉल्व घुला हुआ। सो ऑर्डिनरी वाटर अलोन अकेला वो भी सप्लाई कर देता है दोनों चीज़, एयर और वाटर, जो रस्टिंग के लिए जरूरत है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो देखेंगे एयर और वाटर टुगेदर कैसे जरूरी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक्सपेरिमेंट शो करेगा कि रस्टिंग जो आयरन का है उसको दोनों चीज़ चाहिए, एयर भी चाहिए और सिर्फ वाटर और सिर्फ एयर से काम नहीं चलेगा। अब हम देंगे 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, पुट 1 क्लीन आयरन नेल इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब, और तीनों में एक एक कांटी डाल देंगे, आयरन नेल उसी को कहते हैं, राइट। कोई दिक्कत इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग आयरन नेल, जो आयरन नेल कंटेन कर रहा है, देखिए 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, ठीक है। ये 3 टेस्ट ट्यूब है, आयरन रख दिए। अब कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर आयरन नेल है, वी पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए इसके अंदर, क्या डाल दिए, एनहाइड्रस यानी ड्राई है, क्या है, ड्राई, एंड क्लोज इट्स माउथ, उसके माउथ को कॉर्क से टाइटली पैक कर दिए, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एडेड टू एब्जॉर्ब वाटर, इसको इसलिए रखे हैं कि थोड़ा बहुत पानी जो होगा ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और मॉइस्चर फ्रॉम डैम्प एयर से अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी डैम्प एयर होगा तो उसका मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा इन द टेस्ट ट्यूब एंड मेक इट ड्राई, उसको ड्राई बना देगा। इन दिस वे आयरन नेल इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इज केप्ट इन ड्राई एयर, तो हम कह सकते हैं कि आयरन नेल जो पहला टेस्ट ट्यूब में वो ड्राई एयर के अंदर रखा गया है, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा भी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, कैल्शियम क्लोराइड, राइट। हैविंग नो वाटर वेपर इन इट, द टेस्ट ट्यूब इज केप्ट असाइड फॉर 1 वीक, एक सप्ताह के लिए इसको साइड में रख देंगे। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल है, हम लोग बॉयल्ड डिस्टिल्ड वाटर डाल देंगे, गर्म पानी जैसे करोगे तो गर्म पानी करने के बाद क्या उसके अंदर सारा ऑक्सीजन निकल जाता है, वेपराइज हो जाता है, और डज नॉट कंटेन एनी डिजॉल्व एयर, क्योंकि उसके अंदर कोई एयर रहेगा नहीं, ऑक्सीजन इट नीड्स। दिस इज बिकॉज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग रिमूव्स, क्योंकि बॉइलिंग प्रोसेस से क्या होता है, सारे डिजॉल्व एयर रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ए लेयर ऑफ ऑयल इज पुट ओवर बॉइल्ड वाटर, अब क्या करेंगे, बॉइल्ड वाटर डाल दिए, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, एक लेयर बन जाएगा तेल का। टेस्ट ट्यूब टू प्रिवेंट द आउटसाइड एयर फ्रॉम मिक्सिंग इट बॉइल्ड वाटर, ताकि इधर जो मान लीजिए अगर इसके पास एयर होगा तो इसके साथ मिक्स ना हो वाटर के साथ, क्योंकि वो गर्म पानी था ना, वाटर में से निकाल लिए एयर। इन दिस वे आयरन नेल इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब, इस तरीका से आयरन नेल जो था सेकेंड टेस्ट ट्यूब में उसको रख दिए एयर फ्री में, ये भी एयर फ्री हो गया आयरन नेल, ठीक है ना, कंटेक्ट में नहीं एयर के बॉइल्ड वाटर के साथ। द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब इज क्लोज विद ए कॉर्क, अभी जो माउथ है टेस्ट ट्यूब का इसको भी कॉर्क से बांध दीजिए, इसको भी एक सप्ताह के लिए रख दीजिए। थर्ड टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल है, हम लोग अनबॉइल्ड वाटर डाल दिए, बिना गर्म किए पानी, नॉर्मल पानी है, इसको अंदर ऑक्सीजन होगा यानी एयर होगा। सो व्हाट अबाउट 2/3 ऑफ द नेल इज इमर्स्ड इन वाटर, इसमें 2/3 ही क्यों डुबाए, एंड द रेस्ट इज अबाउट द वाटर एक्सपोज टू डैम्प एयर, ताकि ये डैम्प एयर में एक्सपोज रहे, ठीक है। इन दिस वे आयरन नेल इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब हैज़ बीन प्लेस्ड इन एयर एंड वाटर, इसमें वाटर में भी मौजूद है और एयर में भी मौजूद है, राइट। द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब इज क्लोज विद अ कॉर्क, अब इसको कॉर्क से ढक दिए और इसको भी एक सप्ताह के लिए छोड़ दिए। आफ्टर 1 वीक, एक सप्ताह के बाद ऑब्जर्व द आयरन नेल्स केप्ट इन ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब, तीनों टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नेल रखा है उसको ऑब्जर्व किए, क्या देखोगे तुम, पहला नो रस्ट इज सीन ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन नेल केप्ट इन ड्राई एयर, ड्राई एयर में जो रखे थे आयरन नेल को उसमें कोई रस्ट दिखाई नहीं देगा आपको, वाटर फ्री एयर था वो इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। दिस टेल्स दैट रस्टिंग जो है आयरन का डज नॉट टेक प्लेस इन एयर एलोन, क्योंकि एयर सिर्फ एयर में वो नहीं होगा, इसमें हवा था सिर्फ, इस हवा में नहीं होगा।
सेकेंड देखिए, नो रस्ट इज सीन ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन एल केप्ट इन एयर फ्री बॉइल्ड वाटर इन द सेकेंड ट्यूब। एयर फ्री बॉइल्ड वाटर में रखे थे, उससे भी नहीं होगा। यस सर, मतलब ये बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस वाटर एलोन, सिर्फ पानी में भी नहीं होगा, राइट। यस सर, रेड ब्राउन रस्ट इज सीन ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन एल केप्ट इन प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर टुगेदर इन थर्ड टेस्ट ट्यूब। ये जो लाल ब्राउन रस्ट होगा वो दिखा जाएगा सरफेस पे, कहाँ, आयरन एल के सरफेस पे, कौन से टेस्ट ट्यूब में, तीसरे में। तीसरा। इस टेल से ये बताता है कि रस्टिंग जो है आयरन का वो लेता है, टेक्स प्लेस तभी होगा जब दोनों चीज़ का प्रेजेंस होगा, आयरन और वाटर का। द एबव एक्सपेरिमेंट शोज क्या शो करता है कि रस्टिंग जो है आयरन का टेक्स प्लेस बोथ एयर एंड ऑक्सीजन, है ना, एयर ऑक्सीजन एंड वाटर मॉइस्चर इसेंशियल है दोनों के लिए, राइट। इसका मतलब रस्टिंग जो आयरन का ऑब्जेक्ट का कैन बी प्रिवेंटेड इफ डैम्प एयर इज नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद आयरन ऑब्जेक्ट। तो मतलब अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं सेफ, तो आप डैम्प एयर में मत रखिए उसको, मॉइस्चर वाले एयर में मत रखिए, क्योंकि उसमें एयर भी मिल जाता है, वाटर भी मिल जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट को कैसे रोक सकते हैं। तो अलग अलग तरीका देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग को रोकने का तरीका, राइट। देखिए ध्यान से, द वेस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रस्टिंग causes a big loss of the country। ये जो वेस्ट होता है आयरन ऑब्जेक्ट, क्यों, रस्टिंग की वजह से, ये किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, राइट, इकोनॉमी के लिए। सो इट मस्ट बी प्रिवेंटेड, तो इसको पक्का रोका जाना चाहिए। सेवरल मेथड्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। अलग अलग तरीका है जिस तरीका से आप देख सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को कैसे रस्टिंग से यानी जंग लगने से रोका जा सकता है, और या कोरोजन से। मोस्ट ऑफ द मेथड्स इन्वॉल्व कोटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट विद समथिंग टू कीप आउट एयर एंड वाटर विच कॉजेज रस्टिंग। ज़्यादातर मेथड जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, यानी पेंट करके कोट चढ़ाते हैं, एक ऊपर से लेयर चढ़ा देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ चीज़ से, जिससे वो एयर और वाटर से दूर रहे, जिसकी वजह से रस्टिंग होता है, राइट। अलग अलग कॉमन मेथड है रोकने का रस्टिंग ऑफ आयरन को दिया गया है। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। पहला तरीका है कि आप आयरन की रस्टिंग को पेंटिंग करके रोक सकते हैं। देखिएगा, मोस्ट कॉमन मेथड रोकने का रस्टिंग ऑफ आयरन है कोरोजन ऑफ आयरन इज टू कोट इट सरफेस। उसके सरफेस को आप कोट कर दीजिए, यानी पेंट कर दीजिए। When a coat of paint is applied to the surface of iron object, जब पेंटिंग करोगे आयरन ऑब्जेक्ट को, then air and moisture cannot come in contact, उसके कॉन्टैक्ट में एयर मॉइस्चर नहीं आएगा with the iron object and hence no rusting takes place, और कोई रस्टिंग नहीं होगा। The iron articles such as window grills मतलब खिड़की का ग्रिल, देख रहे हो, राइट, ग्रेलिंग्स, स्टील फर्नीचर, आयरन पाइप्स, आयरन ब्रिजेस, रेलवे कोचेस, शिप्स एंड बॉडीज ऑफ कार्स, बसेस, ट्रक्स, ये सब पेंट किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए रस्टिंग से, राइट। 87A में दिखाया गया, देखिए, है ना, पेंट किया जा रहा है, राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीज और ऑयल। आप रस्टिंग जो है उसको रोक सकते हैं ग्रीजिंग करके, ग्रीज आता है उसको लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, ठीक ना। व्हेन सम ग्रीज और ऑयल अप्लाई टू द सर्फेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, जब कुछ ग्रीज या ऑयल अप्लाई कीजिएगा, कौन सा ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है ना, ऑयल जो लगाइएगा सर्फेस ऑफ आयरन के, तो एयर और मॉइस्चर उसके कंटेक्ट में नहीं आएगा एंड रस्टिंग जो है वो रुक जाएगा। एग्जाम्पल, टूल्स ऑफ मशीन पार्ट्स, मशीन पार्ट का जो टूल्स होता है, औजार आयरन का बना होता है, स्टील का, स्मीयर्ड विद ग्रीज और ऑयल टू प्रिवेंट द रस्टिंग। उसको ग्रीज कैसे स्मीयर्ड किया जाता है, मतलब इसमें मतलब मिक्स किया जाता है, लगा दिया जाता है, चपोड़ दिया जाता है, ठीक ना। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए इसमें ऑयल इज बीइंग अप्लाइड टू द बाइसिकल चेन में ऑयल आप लगाते हो ना ताकि रस्टिंग से बचे। बकेट इज मेड ऑफ आयरन सीटेड विद जिंक का इसमें कोटिंग किया था जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक ना। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, कोटिंग करना दूसरे मेटल्स का। देखिए, प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। एक पतला लेयर किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा देना है, किसका, जिंक मेटल का, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये डन बाय द डिपिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इन द मोल्टन जिंक। कैसे होता है, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को पिघला हुआ जिंक के अंदर डुबा दो, उसके अंदर पूरा चिपक जाएगा, राइट। ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल, गैल्वेनाइजेशन को कैसे करते हैं, मोल्टन जिंक के अंदर डुबा देते हैं, राइट। थिन लेयर जो है जिंक मेटल का फॉर्म हो जाता है सारे आयरन ऑब्जेक्ट पे। ये जो पतला लेयर है जिंक मेटल का सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट के प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग करने से, क्योंकि जिंक मेटल डज नॉट करोड। उनको अगर रख भी दीजिएगा जिंक मेटल को एयर और वाटर में, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोज टू डैम्प एयर। आयरन सीट्स यूज फॉर मेकिंग बकेट, जो आयरन सीट से बकेट, बाल्टी, ड्रम, डस्टबिन, सेट्स, रूफ बनता है, गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। उनको गैल्वेनाइजेशन किया जाता है रस्टिंग से बचने के लिए, राइट। आयरन पाइप्स यूज फॉर वाटर सप्लाई ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग, उसको भी रस्टिंग के लिए किया जाता है, राइट। देखिए आगे अब एक्सप्लेन करेंगे कैसे एक मोर रिएक्टिव मेटल जिंक एबल है प्रोटेक्ट करने में आयरन को रस्टिंग से। जिंक एक क्वाइट रिएक्टिव मेटल है। द एक्शन जो है एयर का जिंक मेटल के बाद फॉर्म करता है एक पतला सा कोटिंग जिंक ऑक्साइड का उसके ऊपर, मतलब रिएक्ट तो करता है एयर के साथ तो, लेकिन जिंक ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है जिंक के ऊपर। दिस जिंक ऑक्साइड कोटिंग इज हार्ड। ये जिंक ऑक्साइड का कोटिंग जो होता है बहुत हार्ड होता है।
एंड इम्पेवियस टू एयर, इम्परवियस टू एयर मतलब एयर इसके अंदर पास नहीं करता है, एंड हेंस प्रिवेंट द फर्दर कोरोजन ऑफ जिंक मेटल, और फिर जिंक मेटल को आगे कोरोजन से रोक देता है क्योंकि एयर के पास कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर जाना, क्योंकि हार्ड जिंक ऑक्साइड कोटिंग हो जाता है। तो जब एक लेयर जो है जिंक मेटल का डिपोजिट होता है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जिंक ऑक्साइड कोटिंग फॉर्म करता है अपने सरफेस पर, और जिंक मेटल को जिंक लेयर आयरन के ऊपर को जाने से रोक देता है उसको, है ना। यस सर। आयरन को ही बचाता है, खुद को ही बचाता है। प्लीज नोट दैट गैल्वेनाइज्ड आयरन ऑब्जेक्ट रिमेन्स प्रोटेक्टेड, ये जो गैल्वेनाइज्ड आयरन ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्टेड रहता है अगेंस्ट रस्टिंग के खिलाफ, इवन इफ ए ब्रेक अकर्स इन द जिंक लेयर, जिंक लेयर टूट भी जाता है फिर भी उसको नुकसान नहीं होता है। जिससे ऐसा इसलिए होता है कि जिंक इज़ मोर इजिली ऑक्साइड देन आयरन, जिंक जो है आयरन से ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है। सो जब जिंक लेयर सरफेस ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन ऑब्जेक्ट इज ब्रोकन, जब टूट जाता है तो जिंक कंटिन्यूअस टू क्रोड, जिंक क्रोड करने लगता है, बट आयरन ऑब्जेक्ट डज नॉट क्रोड, और रस्ट जिंक के क्रोड करने लगता है, आयरन ऑब्जेक्ट क्रोड नहीं करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, आप आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं दो तरीका से, या तो टिन का प्लेटिंग कर दीजिए या क्रोमियम प्लेटिंग कर दीजिए, राइट। टिन और क्रोमियम मेटल जो है रेसिस्टेंस होता है क्रोजन को रोकता है, राइट। यस। सो when a thin layer of tin metals or chromium metal is deposited on iron and steel object by electroplating, electroplating के द्वारा टिन का प्लेटिंग और क्रोमियम का प्लेटिंग करोगे तो आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट रहता है रस्टिंग से। एग्जाम्पल, टिफिन बॉक्स देखता होगा स्टील का बनता है, निकल प्लेटेड रहता है इनसाइड से एंड आउटसाइड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, और बाहर से भी रस्टिंग से बचने के लिए, राइट। टिन इज यूज फॉर प्लेटिंग टिफिन बॉक्स, टिन का भी यूज टिफिन बॉक्स को पैकिंग करने में करते हैं, मतलब रस्टिंग से बचाने के लिए प्लेटिंग करते हैं, क्योंकि नॉन पॉइजनस होता है एंड हेंस डज नॉट कंटामिनेट द फूड, खाना उसके अंदर जो रखा है उसको दूषित भी नहीं करता है, जहरीला भी नहीं बनाता है, राइट। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन टैप्स, नल पे देखोगे क्रोमियम प्लेटिंग रहता है, बाइसिकल के हैंडल पर देखोगे, बार्स पे एंड कार बम्पर्स पे देखोगे, एंड जो आयरन का बजा आता है स्टील का, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग एंड गिव देम ए शाइनी अपीयरेंस, और चमक भी आता है, ये क्रोमियम रहता है, राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलॉइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील, आप आयरन को क्या करते हैं स्टेनलेस स्टील के साथ मतलब बनाने के लिए एलॉय के साथ मिक्स कर देते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखिए कैसे कहता है, व्हेन आयरन इज अलाउड विद ए क्रोमियम एंड निकल, जब आयरन को अलॉय कर दोगे, है ना, विथ क्रोमियम और निकल के साथ, तो स्टेनलेस स्टील ऑब्जेक्ट देता है, यानी आयरन अलॉय कर दोगे या मिक्स कर दोगे क्रोमियम और निकल के साथ तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। डज नॉट रस्ट, स्टेनलेस स्टील रस्ट करता ही नहीं। कुकिंग यूटेंसिल, बर्तन खाने का, नाइफ, चाकू, सीजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब बना है स्टेनलेस स्टील का, एंड डू नॉट रस्ट एट ऑल, ये रस्ट ही नहीं करता है। बट स्टेनलेस स्टील इज टू एक्सपेंसिव टू बी यूज इन लार्ज अमाउंट, लेकिन स्टेनलेस स्टील का यूज करना लार्ज अमाउंट में मतलब एक्सपेंसिव है। प्लीज नोट दैट स्टेनलेस स्टील फॉर्मेशन मेड ऑफ रस्ट प्रिवेंशन, स्टेनलेस स्टील को इसलिए बनाया गया है वो रस्ट प्रिवेंशन है, ठीक है। देन आयरन इज नॉट कोटेड विथ एनीथिंग, तब आयरन को और कोटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्रोजन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का भी क्रोजन देख लीजिए। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन, एल्युमिनियम वेजल्स लूज देयर साइन एंड बिकम डल वेरी सून आफ्टर यूज, तुम देखता होगा घर में जो एल्युमिनियम का बर्तन रहता है कुछ दिन बाद वो साइन उसका खत्म हो जाता है, राइट। ऐसा इसलिए हो जाता है ड्यू टू क्रोजन ऑफ एल्युमिनियम मेटल, जब एक्सपोज करोगे मॉइस्चर में, जब साइनी एल्युमिनियम वेजल को छोड़ दोगे मॉइस्चर में तो ऑक्सीजन जो है एयर का रिएक्ट कर जाता है एल्युमिनियम के साथ और पतला सा लेयर बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का पूरे बर्तन के ऊपर, राइट। ये जो फॉर्मेशन होता है डल लेयर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का है, एक्सपोजर टू मॉइस्चर, क्यों होता है क्योंकि मॉइस्चर में छोड़ दिए थे। द एल्युमिनियम बेजल्स लूजेड इट्स साइन, इसी वजह से एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बनता है वो अपना साइन चमक खो देता है यूज़ करने के बाद। एल्युमिनियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो फ्रेश एल्युमिनियम मेटल बिगिंस टू कोरोड क्विकली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मोस्ट एयर, एल्युमिनियम मेटल ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से इसीलिए तुरंत वो कोरोड कर जाता है। एक्शन जो मॉइस्ट एयर का है एल्युमिनियम के ऊपर, मेटल्स फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑल ओवर द एल्युमिनियम मेटल, ये जो एक्शन है मॉइस्ट एयर का एल्युमिनियम मेटल के ऊपर वो पतला लेयर बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का पूरे एल्युमिनियम मेटल के ऊपर। दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर इज वेरी टफ, ये टफ होता है एंड प्रिवेंट्स द मेटल अंडरनेथ, और अपने अंदर के मेटल को रोक देता है, राइट, फ्रॉम फर्दर क्रोजन, और आगे क्रोजन के लिए, क्योंकि मॉइस्ट एयर पास नहीं कर पाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के लेयर से। इस तरीक़ा से एक पतला एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाता है सरफेस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड के, जो प्रोटेक्ट करता है आगे कोरोजन से, राइट। देखिए इसका मतलब है कि कभी कभी कोरोजन यूजफुल भी होता है, बिकॉज न्यूली कट पीस ऑफ एल्युमिनियम मेटल कोरोड्स क्विकली टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, नया काटोगे एल्युमिनियम लेयर को तुरंत वो कोरोड करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा तो एक पतला सा लेयर चढ़ जाएगा तो आगे फर्दर कोरोड नहीं होने देगा। प्रोटेक्ट द एल्युमिनियम पीसेस फ्रॉम फर्दर क्रोजन, प्लीज नोट दैट एल्युमिनियम आर्टिकल जैसे कि एल्युमिनियम का बर्तन या बेजल्स एंड बेजल्स मतलब घड़ा वगैरह आर नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर उसके ऊपर रहता है, इसलिए एयर उस पर अटैक नहीं कर पाता है एंड हैंस नॉट इजिली क्रोड, और आसानी से क्रोड नहीं करता है। तो एक कॉमन मेटल है जो कि हाईली रेसिस्टेंस है क्रोजन का, वो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम।
हम जस्ट सेड दैट, क्या अभी हम कहें कि फॉर्मेशन जो है थिन एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर जो सरफेस पे हो जाता है एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट को एक्सपोजर टू मॉइस्चर में छोड़ने पर प्रोटेक्ट द एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट, वो एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करता है आगे कोरोजन से एल्युमिनियम ऑक्साइड, राइट। अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट कुड समहाउ बी मेड थिकर, और मोटा बना दिया जाए तो एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट वुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन इवन मोर इफेक्टली। तो अगर ये लेयर और मोटा हो जाए तो और अच्छे से एल्युमिनियम का बर्तन बचेगा। इसको हम लोग प्रोसेस से करते हैं, इसको एनोडाइजिंग कहा जाता है, तो इसको ऊपर किया भी जाता है। देखो, द लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड थिकर बाई इलेक्ट्रोलिसिस। तो कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर और मोटा करके बनाया जाता है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम, राइट, टू गिव देम इवन मोर प्रोटेक्शन, कोरोजन से बचने के लिए। दिस प्रोसेस कॉल्ड एनोडाइजिंग। क्या कहते हैं इसको? एनोडाइजिंग। इन द प्रोसेस एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे रख दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में, इन विच डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज, मतलब इलेक्ट्रोलाइज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन गैस निकलता है एनोड पे एंड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट, और एल्युमिनियम से रिएक्ट कर जाता है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा। एक मोटा लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना लेगा सरफेस पे। ये जो मोटा लेयर है वो मोर यूनिफॉर्म, इतना अच्छे से मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर बना लेता है, मतलब बराबर बना लेता है, तो एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोरोजन इज़ वेरी इफेक्टिवली, तो एल्युमिनियम बच जाता है। दस एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है फॉर्म करना, क्या, एक मोटा लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट के ऊपर बाय मेकिंग इट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रेशर कुकर्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, सॉस पैन्स एंड विंडो फ्रेम्स एक्सेट्रा आर एनोडाइजिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन, राइट। द एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर कैन बी ऑल्सो बी डाइड टू गिव द ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिव कलर्स, है ना, कलर डाल, हाँ, और कलर डाई भी कर दिया जाता है ना। चलिए, कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर का कोरोजन देखते हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट लूज कर देता है अपना साइन कुछ दिन के बाद ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेयर उसके ऊपर, ठीक है। जब कॉपर ऑब्जेक्ट छोड़ दोगे डैम्प एयर में कुछ समय के लिए, तो कॉपर रिएक्ट करता है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो एयर में मौजूद है, फॉर्म करता है ग्रीन कोटिंग बेसिक कॉपर कार्बोनेट का, किसके सरफेस पे, अपने सरफेस पे, राइट। तो फॉर्मेशन जो है ये ग्रीन कोटिंग किसके सरफेस पे, कॉपर ऑब्जेक्ट के, वही उसको कोरोड कराता है। प्लीज नोट दैट ग्रीन कोटिंग जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट का, वो मिक्सचर होता है कॉपर कार्बोनेट का एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, राइट। सिंस कॉपर मेटल इज लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, लो है, देयरफॉर कोरोजन जो है कॉपर मेटल का वेरी स्लो प्रोसेस है। तो क्रोड जो है कॉपर वेजल्स कैन बी क्लीन विथ डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन के साथ क्लीन करोगे क्रोडेड कॉपर को, है ना, उसको कलर कर मतलब क्लीन कर सकते हो। तो एसिड सॉल्यूशन डिजॉल्व ग्रीन कलर्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट इन क्रोड कॉपर वेजल्स। जो एसिड सॉल्यूशन होता है वो घुला लेता है ग्रीन कलर्ड का बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो प्रेजेंट होता है क्रोडेड कॉपर वेजल्स के ऊपर, यानी कोई बर्तन कॉपर का जो क्रोड हो गया है उसके ऊपर जो ग्रीन कोटिंग होता है उसको एसिड क्या करता है, अपने अंदर घुला लेता है एंड मेक्स देम लुक शाइनी, उसको शाइनी रेड ब्राउन अगेन कर देता है, राइट। चलिए, कॉपर मेटल्स क्रोड इन एयर टू फॉर्म ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना, बना लिया है। तो कॉपर डन ओवर द बिल्डिंग इज ग्रीन बिकॉज द कॉपर मेटल हैज रिएक्टेड स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर ऑफ एयर फॉर्म ए ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट का बना लिया है, राइट। देखिए ध्यान से, क्रोजन सिल्वर का देखने जा रहे हैं, किसका, सिल्वर का क्रोजन, ध्यान से देखिएगा। जब एक शाइनिंग मेटल ऑब्जेक्ट लूज करता है अपना साइन तो डल हो जाता है, हम कहते हैं कि वो टार्निश्ड हो गया, भद्दा हो गया। व्हेन सिल्वर ऑब्जेक्ट केप्ट इन एयर, छोड़ोगे, दे गेट टार्निश्ड एंड ग्रेजुअली टर्न ब्लैक, वो भी ब्लैक बन जाता है। दिस इज कैन एक्सप्लेन फॉर, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सिल्वर एक हाईली अनरिएक्टिव मेटल है, सो इट डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर इजीली, तो आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, वो अनरिएक्टिव है, रिएक्ट करता ही नहीं है जल्दी। बट एयर यूजुअली कंटेन्स ए लिटिल ऑफ सल्फर कंपाउंड, लेकिन एयर के अंदर थोड़ा सा सल्फर कंपाउंड भी रहता है ना, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सो सिल्वर ऑब्जेक्ट कंबाइन करता है स्लोली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जो एयर में मौजूद रहता है और ब्लैक कोटिंग सिल्वर सल्फाइड Ag2S का बना लेता है, राइट। जब शाइनिंग जो है सिल्वर ऑब्जेक्ट का टार्निश हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग हो जाता है उसके सरफेस पे, राइट। तो सिल्वर ऑर्नामेंट, जो सिल्वर का ऑर्नामेंट्स होता है, आभूषण होता है, राइट, कहा थे हम लोग, एंड अदर सिल्वर आर्टिकल्स ग्रेजुअली टर्न ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर। ये और भी जो होता है सिल्वर का वो थिन लेयर बना लेता है, राइट, और ख़राब हो जाता है। सल्फाइड लेयर सरफेस ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन एयर। सल्फाइड लेयर कैसे बनता है, क्योंकि सल्फर एयर में मौजूद रहता है, राइट। सिल्वर ब्राइट होता है, शाइनी मेटल होता है जो कि केमिकली क्वाइट अनरिएक्टिव है। सिल्वर मेटल लूज करता है अपना साइन और बन जाता है डल,
स्लोली। क्यों? सिल्वर मेटल फेयरली रेसिस्टेंस होता है क्रोजन का। सिल्वर मेटल इज यूज टू मेक सिल्वर कॉइन्स, ज्वेलरी, सिल्वर जैसे कि यूटेंसिल, बर्तन वगैरह, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, क्योंकि ये ब्राइट शाइनी सरफेस होता है और क्रोजन से रेसिस्ट करता है अपने आप को। केस ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनियम का केस देखिए। गोल्ड एक येलो शाइनिंग मेटल है, राइट? गोल्ड मेटल डज नॉट क्रोड व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे तो क्रोड नहीं। गोल्ड डज नॉट क्रोड बिकॉज इट इज हाईली अनरिएक्टिव मेटल विच रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एयर। पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसके ऊपर। वाटर वेपर, गदर गैस कुछ भी डाल दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एटमॉस्फेयर में। गोल्ड डज नॉट टार्निश, रिटेन्स इज लक्चर, अपना चमक बरकरार रखता है सालों तक। सिंस गोल्ड डज नॉट क्रोड देयरफॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स लुक न्यू इवन आफ्टर सेवरल ऑफ ईयर्स। लगातार कुछ साल तक भी यूज़ करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। वी कैन नाउ हम कह सकते हैं गोल्ड यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड से ज्वेलरी इसलिए बनाया जाता है बिकॉज इट्स ब्राइट शाइनी सरफेस, क्योंकि चमकीला सरफेस और हाई रेसिस्टेंस होता है क्रोजन का, इसीलिए इससे क्या बनता है? आभूषण, गहना गेठी बनता है। प्लीज नोट दैट द गोल्ड इज हाईली रेसिस्टेंट टू क्रोजन। गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है क्रोजन का, बट साइन जो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स का कम होने लगता है टाइम के साथ, एंड दे बिकम समहाउ, कहीं ना कहीं वो भी डल हो जाता है। सच गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर पॉलिश्ड बाय ज्वेलर्स टू मेक देम ग्लिटर अगेन। तो क्या करता है ज्वेलर्स लोग, मतलब आभूषण बनाने वाले, सोनार जिसको कहते हैं, वो क्या करते हैं? उसको पॉलिश करता है ताकि उसका चमक वापस आ जाए। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट गोल्ड डिजॉल्व्स ओनली इन एक्वा रेजिया सोल्यूशन। हम बताए थे कि गोल्ड सिर्फ एक्वा रेजिया सोल्यूशन में ही डिजॉल्व करता है। प्लेटिनियम इज अनदर मेटल, जो प्लेटिनियम भी एक मेटल है जो हाईली रेसिस्टेंट है क्रोजन का। प्लेटिनियम ऑल्सो डिजॉल्व ओनली इन एक्वा रेजिया, वो भी एक्वा रेजिया में डिजॉल्व होता है। प्लेटिनियम एक व्हाइट रिएक्ट मेटल है। ये सिल्वरी साइन, उसका भी सिल्वरी साइन होता है। प्लेटिनियम यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज ऑफ हिज ब्राइट शाइनी सरफेस एंड हाई रेसिस्टेंस टू क्रोजन। ये भी क्रोजन का हाई रेसिस्टेंस है। एट अनदर मेटल विच इज वेरी रेसिस्टेंस टू क्रोजन इज टाइटेनियम। एक और है क्या? टाइटेनियम। क्या? अब हम से कह सकते हैं कि मेटल जो कि नहीं क्रोड करता है आसानी से, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, टाइटेनियम है, राइट? चलो क्वेश्चन है कुछ कीजिएगा। हम आगे एलॉय को देखते हैं। किसको देखते हैं? एलॉय। वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स लाइक मेलिबिलिटी। हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल का। मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेसिस्टेंस टू क्रोजन, अपीयरेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मिक्सिंग अदर मेटल्स विद इट। और इसको और अच्छा बनाया जा सकता है दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके। दिस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिलाते हैं एलॉय कहलाता है। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम मेटल है लाइट बट नॉट स्ट्रॉन्ग। एल्युमिनियम हल्का है लेकिन स्ट्रॉन्ग। बट एलॉय जो है एल्युमिनियम का किसके साथ? कॉपर के साथ, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीज के साथ। इसको ड्यूरालुमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरालुमिन इज लाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग है। यानी एल्युमिनियम को कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? ड्यूरालुमिन। बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंस ड्यूरालुमिन लाइट और येट स्ट्रॉन्ग, मतलब हल्का भी और मजबूत भी है, तो इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के बॉडी बनाने के लिए करते हैं और पार्ट्स में, स्पेस सैटेलाइट में और किचन वेयर में, जैसे कि प्रेशर कुकर एक्सेट्रा। सिमिलरली एल्युमिनियम मेटल इज हाईली लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट है बट नॉट हार्ड। लेकिन एल्युमिनियम एलॉय जो है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। इसको हम लोग हार्ड भी है और लाइट भी है, तो सिंस मैग्नालियम कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? मैग्नालियम। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाते हैं तो मैग्नालियम कहलाता है, राइट? एलॉय है। तो मैग्नालियम जो है एलॉय इज लाइट एंड बट एंड येट वेरी हार्ड, और मजबूत भी है। इट इज़ यूज टू मेक बैलेंस बीम। इसको बैलेंस बीम इससे बनता है, तराजू वगैरह, एंड लाइट इंस्ट्रूमेंट। एलॉयज हैव प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। एलॉय का जो प्रॉपर्टी होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से बिल्कुल अलग होता है। इनफैक्ट इट पॉसिबल टू मेक एलॉय हैविंग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो आप आसानी से किसी प्रॉपर्टी का एलॉय बना सकते हैं। सम एलॉयज हाउएवर नॉन मेटल्स लाइक कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ एलॉय में नॉन मेटल्स कार्बन भी मौजूद रहता है, कोई दिक्कत? ये और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। वी नो दैट आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल। सबसे ज़्यादा मेटल यूज होने वाला कौन है? आयरन। कौन है? आयरन। बट इट इज़ नेवर यूज इन प्योर फॉर्म। लेकिन आयरन कभी प्योर फॉर्म में यूज नहीं होता है। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजली व्हेन हॉट। प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट है और तुरंत फैल जाता है जब गर्म होता है, राइट? बट जब व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन वेरीफाइंग फ्रॉम अबाउट 0.1% टू 0.5% इज मिक्स विद आयरन। लेकिन बहुत कम मात्रा में आ रहा है तो मिला दो कार्बन, 0.1% से 1.5% है ना, वी गेट एन एलॉय कॉल्ड स्टील। हमको स्टील मिल जाता है। दिस एलॉय ऑफ आयरन कॉल्ड स्टील इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। इट ऑल्सो रस्ट्स लेस रीडली दैन प्योर आयरन। ये कम रस्ट भी करता है प्योर आयरन से। तो स्ट्रेंथ जो है, अनदर प्रॉपर्टी जो है स्टील का, वेरी विद द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। ये वेरी करता है जिसके अंदर कार्बन मौजूद है ना। बीइंग वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है, टफ एंड स्ट्रॉन्ग है। स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग नेल्स, ट्यूब्स, गर्डर्स, ब्रिजेस एंड रेलवे लाइन्स एटसेट्रा। इट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एंड शिप्स। एंड व्हेन आयरन मेटल्स इज एलॉयड विद अदर मेटल्स सच एज क्रोमियम एंड निकेल, वी कैन कॉल एलॉय रेजिस्टेंट स्टील विच इज स्ट्रॉन्ग, टफ एंड डज नॉट रस्ट एट ऑल। तो आप कहता है कि जब आयरन मेटल को एलॉय कर दोगे दूसरे मेटल के साथ, जैसे क्रोमियम और निकेल, तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। वो स्ट्रॉन्ग भी है, टफ भी है और रस्ट भी नहीं करता है, राइट? सिंस स्टेनलेस स्टील रेसिस्ट क्रोजन, स्टेनलेस स्टील क्रोजन को रोकता है, तो इसका इस्तेमाल कुकिंग यूटेंसिल, नाइफ, सीजर्स, टूल्स, ऑर्नामेंटल पीसेस। स्टेनलेस स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट
मतलब डॉक्टर्स के पास जो चाकू वगैरह होता है उसको बनाने के लिए होता है, राइट। यस एंड इक्विपमेंट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर खाना वगैरह बनता है वहाँ भी इक्विपमेंट बनता है। डेयरी इंडस्ट्री में भी यूज होता है। देखिए एलॉय, एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, राइट, यस और अ मेटल और ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कभी कभी नॉन मेटल भी रहता है। एग्जाम्पल, ब्रास एक एलॉय है जो कि दो कॉपर और जिंक से बनता है, जबकि स्टील एक एलॉय है जो बनता है किससे, आयरन और कार्बन से। एंड एलॉय जो है प्रिपेयर किया जाता है मिक्स करके वेरियस मेटल्स को मोल्टन स्टेट में पिघला के, राइट, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस में, एंड देन कूलिंग, फिर ठंडा कर दिया था मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे। द एलॉय ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग एंड द मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द नॉन मेटल। एलॉय जो है मेटल और नॉन मेटल कैसे बनता है, पहले मेटल को पिघलाते हैं, है ना, अब फिर डिसॉल्व करते हैं नॉन मेटल के साथ, फॉलोड बाय कूलिंग, फिर ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट। यस देखिए ध्यान से, ईच एलॉय हैज सर्टेन यूजफुल प्रॉपर्टी। हर एलॉय के पास प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी जो है एलॉय का वो डिफरेंट होता है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से जो बनता है उससे। एलॉय स्ट्रॉन्गर होता है मेटल से जिससे वो बना है। एलॉय हार्डर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। एलॉय ज़्यादा रेसिस्ट होता है कोरोजन से। एलॉय के पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। एलॉय के पास लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है प्योर मेटल से। टू मेक एन एलॉय मोल्टन मेटल्स को मिक्स किया जा रहा है, फिर ठंडा किया जाएगा, राइट। यस देखिए ध्यान से, कुछ जो है कॉमन एलॉय है ड्यूरालुमिन, ड्यूराल्यूमियम, मैग्नेलियम, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, है ना, एमलगम्स, राइट। ड्यूरालुमिन एंड मैग्नेलियम आर एलॉय ऑफ एल्युमिनियम। ड्यूरालुमिन एंड मैग्नेलियम ये सब एलॉय है एल्युमिनियम का। स्टील एंड स्टेनलेस स्टील एलॉय है किसका, आयरन का। ब्रास और ब्रॉन्ज एलॉय है किसका, कॉपर का। सोल्डर एलॉय है किसका, लेड और टाइटिन का। जबकि एमलगम है किसका, एलॉय मरकरी का। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरालुमिन, मैग्नेलियम, स्टील एंड स्टेनलेस स्टील ब्रीफली। सबको संक्षेप में हम देख सकते हैं, देख लिए हैं। अब डिस्कस करेंगे ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर और एमलगम्स, राइट। स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में। लाइट वेट एल्युमिनियम एलॉय का यूज़ एयरक्राफ्ट में किया जाता है। डिफरेंट कलर का एलॉय यूज़ किया जाता है अलग अलग कॉइन बनाने के लिए। ब्रास के बारे में देखते हैं। देखिए, ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, ठीक है। 80% कॉपर 20% जिंक होता है। ब्रास ज़्यादा मेलिएबल है, मोर स्ट्रॉन्ग है प्योर कॉपर से। इसका कलर ज़्यादा गोल्डन होता है। ब्रास का यूज़ हम लोग बर्तन बनाने में, स्क्रू, नट्स, बोल्ट्स, वायर, ट्यूब, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप, ऑर्नामेंट्स, आभूषण मतलब चैन वगैरह। हाँ, ब्रास इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वेजल्स लाइक फ्लावर वेज, फ्लावर का जो वेज होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, घड़ा। एंड फिटिंग लाइक द फैंसी लैम्प भी बनता है। ब्रॉन्ज एक एलॉय है कॉपर और टिन का, जिसके अंदर 90% कॉपर 10% टिन होता है। ब्रॉन्ज बहुत टफ है और हाईली रेसिस्टेंस है क्रोजन का, ठीक है। हाईली रेसिस्टेंस है क्रोजन का। इसका इस्तेमाल स्टैचू बनाने में होता है, कॉइन्स, मेडल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, शिप प्रोपेलर्स, शिप का प्रोपेलर्स जो आगे एग्जॉस्ट करता है हवा वगैरह, उसको बनाने में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एलॉय का कम होता है प्योर मेटल से। फॉर एग्जांपल, ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, और ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट प्योर कॉपर एक एक्सलेंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिकल वायर में भी बनता है, सर्किट भी बनता है। तो एलॉय में उतना कंडक्टिविटी नहीं होता है। सोल्डर एक एलॉय है लीड और टिन का, कंडेंट 50% लेड 50% टिन। मीन्स मेल्टिंग जो है एलॉय का लेस देन ऑफ प्योर मेटल। सोल्डर इज एन एलॉय विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, सो इट इज़ यूज फॉर सोल्डरिंग और वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर को वेल्डिंग और सोल्डरिंग करने की यूज होता है, लेड और टिन, ठीक है ना। अमलगम एक एलॉय है मरकरी का विथ वन और मोर अदर मेटल्स इज नोन एज अमलगम। एक और ज़्यादा मेटल ही मिलाया जाता है। ये सॉल्यूशन जो है सोडियम मेटल का लिक्विड मरकरी के अंदर, इसको हम अमलगम कहते हैं। सोडियम मेटल का लिक्विड मरकरी के अंदर क्या कहलाता है, अमलगम। अमलगम कंसिस्ट ऑफ मरकरी, सिल्वर, टिन, जिंक बाय डेंटिस्ट फॉर फिलिंग इन टीथ। दांत भरने के लिए डेंटिस्ट लोग यूज़ करता है इसका, ठीक है। गोल्ड का एलॉय, प्योरिटी जो है गोल्ड का एक्सप्रेस किया जाता है कैरेट्स में। जानते हो किसी भी सोना का शुद्धता कैरेट में मापा जाता है। प्योर गोल्ड को हम लोग कहते हैं 24 कैरेट्स का। प्योर गोल्ड को हम लोग 24 कैरेट का कहते हैं। बहुत सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से सूटेबल नहीं है मेकिंग ज्वेलरी बनाने में। गोल्ड को एलॉयड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर मिला दिया जाता है, हार्ड बनता है। दिस हार्डर एलॉय ऑफ गोल्ड इज मोर सूटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ये हार्डर एलॉय को जो है ज़्यादा सूटेबल बनाया जाता है ना, क्योंकि बिकम्स ईजियर टू वर्क विथ इट। इन इंडिया गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर यूजली 22 कैरेट का यूज होता है। इसका मतलब 22 पार्ट इसमें प्योर गोल्ड है और 2 पार्ट क्या है, आइदर सिल्वर और कॉपर मिक्स किया गया है इसके अंदर। 22 कैरेट गोल्ड इज एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और कॉपर। 22 कैरेट गोल्ड में गोल्ड भी रहता है, सिल्वर भी रहता है, कॉपर भी रहता है, राइट। आयरन पिलर दिल्ली में एक है, देखिए आयरन पिलर नीर कुतुब मीनार के पास दिल्ली में है, जो बना है रॉट आयरन से, जो कि लो कार्बन स्टील से बना है, राइट। आयरन पिलर वाज मेड अराउंड 400 BC पहले बना था इंडियन आयरन वर्कर्स के द्वारा, भारत के लोहा बनाने वाला वर्कर के द्वारा। दाऊ रोट आयरन रस्ट स्लोली, रोट आयरन धीरे धीरे स्लोली मतलब रस्ट करता है विथ टाइम, बट इंडियन आयरन वर्कर्स हैड डेवलप्ड ए प्रोसेस। लेकिन इंडियन के आयरन वर्कर्स ने एक प्रोसेस डेवलप किया, राइट, जो रोक देता है रोट आयरन पिलर को रस्ट करने के लिए इवन आफ्टर 1000 of years तक।
फिगर 95 में अब देखिए, रस्टिंग हैज़ बीन प्रिवेंटेड बिकॉज, रस्टिंग को रोक दिया गया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थिन फॉर्म फिल्म, एक पतला सा उसके ऊपर मतलब फिल्म मतलब पतला परत चढ़ा दिया गया है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe3O4 का ऑन द सरफेस एज द रिजल्ट ऑफ फिनिशिंग ट्रीटमेंट, फिनिशिंग ट्रीटमेंट के रूप में पिलर के ऊपर पेंट किया गया विद अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट देन हीटिंग एंड क्वेंचिंग रैपिड कूलिंग, फिर सॉल्ट के साथ मिक्स किया गया, हीट किया गया, फिर क्वेंचिंग यानी ठंडा तुरंत ठंडा कर दिया गया। आयरन पिलर इज़ 8 मीटर्स हाई, 8 मीटर लंबा है, 6000 kg का है, ये 6 टन का है इन वेट में। दिस आयरन पिलर स्टैंड्स इन गुड कंडीशन, अभी भी गुड कंडीशन में है, 2000 साल से भी है ना पहले बना था ये आयरन पिलर। दिल्ली इज़ ए वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, सोचो कि भारत का मतलब मजदूर सब कितना दिमाग का तेज़ था, मेटलर्जी का कितना यूज़ करता था, इन मेटल्स का दिमाग था। इट टेल्स अस द एंशियंट इंडियन हैड ए गुड नॉलेज ऑफ मेटल्स एंड देयर अलॉय, यानी प्राचीन भारत के जो लोग थे उनको सही जानकारी था किसके बारे में, मेटल का और उसका अलॉय के बारे में, अलॉय के बारे में। हम पोजीशन है आंसर देने के लिए क्वेश्चंस का, राइट। चलिए आपको बनाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ढेर सारा ज्ञान लीजिए। थैंक यू सो मच।